हैं शब्द संसार का, उसकी प्रतिक्रियाओं से या उसमें जो आप अपने सुझाव भेजते हैं उससे ऐसा लगता है कि वाकई आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और सच कहें तो साहित्य जो हमारे शब्द संसार से जुड़ा हुआ विषय है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो एक ऐसा विषय है जिससे हमारा मस्तिष्क, हमारा मन तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ हमारे अंदर बहुत सारे नैतिक गुणों का भी विकास होता है। तो बस यही कोशिश, और इस कोशिश में आप हमारे साथ। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। तो साहित्य जगत और उसके बारे में बहुत सारी बातें हम और आप करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। हवा के झोंकों में तेरी खुशबू सी है, खुशबू सी है, बेवजह लगता है कोई खुशखबरी है, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। सुनती है, सुनो तो कहती है, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। न जाने ऐसे में क्यों बदन जलते हैं, न जाने ऐसे में क्यों
कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। जी हाँ, खूबसूरत मौसम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है ये भी बहुत खूबसूरत है और हमें बहुत सारी चीज़ों से जोड़ता है, जिंदगी की नई बारीकियों को समझने में मदद करता है। क्योंकि जहाँ भागदौड़ में और हर तरह के संघर्ष में, जद्दोजहद में हम लगे रहते हैं, वहीं पर एक कोना हमारा ऐसा भी होता है जो सुकून की तलाश करता है। वो सुकून जिसमें हम सोचें, समझें, चीज़ों की बारीकियों पर नजर डालें। और अगर ऐसी ही बारीकियों पर नजर डालने का आपको शौक है तो एक किताब के बारे में आपको बताते हैं जो विश्व कला को आधुनिक बनाने के प्रयासों में पश्चिमी कला आंदोलन पर आधारित है। और इसमें सन 1400 से लेकर 1965 तक यानी 565 वर्ष का कला इतिहास है। इसके 2 खंड हैं। पहला खंड है पश्चिमी कला आंदोलन पर आधारित बातें और दूसरा जो है वो खंड है आधुनिक भारतीय कला पर आधारित। तो ये जो किताब है बहुत एक अच्छी किताब है अगर आपका इतिहास में आपकी रुचि है तो। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर युग दोस्तों जो होता है वो उसका जो वर्तमान होता है वो आने वाले कल का इतिहास होता है। और वो इतिहास सिर्फ हमारे वर्तमान का हिस्सा नहीं होता, उसकी नींव नहीं होता, बल्कि हमारे भविष्य का भी एक जरूरी हिस्सा होता है। तो बस हमारी जो सभ्यता है उसका विकास ऐसे ही इतिहास के गलियारों से होकर यहाँ तक पहुंचा है और इसीलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब का नाम है आधुनिक कला आंदोलन। तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ज्योतिष जोशी की ये किताब है और इसे पढ़िएगा। फिर इससे जो कुछ नया आपको समझ में आए उसे अपने लिए कहीं अलग लिख लीजिएगा। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। AIR FM Gold, AIR FM Gold। बदलो बदलो आदत बदलो, मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियाँ है आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। AIR FM Gold, AIR FM Gold। 10:25 और ठीक 51 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में बात अब उनका जिनका जन्म 7 मई को हुआ था 1861 में कोलकाता में, और एक कवि, एक उपन्यासकार, एक नाटककार, चित्रकार, दार्शनिक, एक ऐसी प्रतिभा जिन्हें एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनके बारे में हम कुछ भी कहें तो ऐसा हो जाएगा जैसे सूरज को दिया दिखा रहे हैं। तो 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और अलग अलग विषयों पर लेख लिखे। संगीत प्रेमी भी थे।
2000 से ज़्यादा गीतों की रचना की और उनके जो गीत हैं उन्हें आज भी हम अपने कानों में उनकी स्वर लहरियों को गूंजता पाते हैं। तो इतना कुछ है उनके बारे में बताने के लिए कि उस परिचय के बारे में क्या क्या लिखें। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये गीतांजलि के लिए उन्हें मिला था। अगर हम बात करते हैं दर्शन की तो प्रकृति, मानव और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनमें सब में परस्पर मेल होना चाहिए, वो हमेशा ये कहते थे। तो बहुत सारी बातें उनके बारे में हैं और बहुत सारी अगर हम किताबों की बात करते हैं तो किताबों में गीतांजलि का नाम आता है और भी बहुत कुछ है जो उनके बारे में कहा जा सकता है। गीतांजलि जो थी वो एक ऐसा अंग्रेजी से अनुवादित गद्य था जो कविताओं की श्रृंखला में फिर से जारी किया गया और 1912 में हमारे सामने आया। तो आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं और हमारी तरफ से उन्हें भी श्रद्धांजलि। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। समय हो चला है 10:32 और ठीक 26 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय तो आपको बता दिया, लेकिन समय बताते बताते ये जहन में आ रहा था कि कुछ चीजें दोस्तों समय के प्रभाव से बिल्कुल अलग होती हैं, परे होती हैं, और उनका जो प्रभाव होता है हमारे मन मस्तिष्क पर वो हमेशा एक अमिट छाप छोड़कर ही रहता है, चाहे हम उसे अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर पढ़ें। अब अगर गोदान की ही बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास इसे माना जाता है। कई बार इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी माना जाता है। अब इसका जो एक सजीव चित्रण है, भारतीय ग्राम समाज का जो चित्रण ये देता है, वो हमें बहुत अलग अलग तरीकों से ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं उससे जो बदलाव हमारे जीवन में आजकल आता जा रहा है, क्या वो सही है या क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया, उसका जो उनका जो परिवार है वो हमारे भारत की एक संस्कृति का सजीव और साकार चित्रण है, जो आज कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, या जो वो खुशबू थी मिट्टी में वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें अपने भारतीय होने के बारे में भी, तो कहीं ना कहीं गांव से हमारा जो जुड़ाव है वो है ही। अब बेशक हम एक शहरीकरण की प्रक्रिया में चल पड़े या हम उससे जुड़ते चले गए, हमारे बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो वो वहीं जाकर मिलता है। वहाँ का जो व्यंग होता है, वहाँ का जो विनोद होता है, वहाँ की कसक, वहाँ की वेदना, वहाँ का वैराग्य, अनुभव, आदर्श, सब कुछ गोदान में भी झलकते हैं, इस उपन्यास में भी नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कहीं है। इसीलिए ज्यादातर हम देखते हैं कि अपना पूरा जीवन हम शहरों में बिता देते हैं, लेकिन जब हमारा वो समय आता है जिसमें हम अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि काश किसी गांव में जाकर हम बस जाएं और वो जो रिश्ता हमारा कहीं ना कहीं छूट गया था उससे जुड़ें। और समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दोस्तों, हर वर्ग इस बात से जुड़ा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। और ये जो अर्थ हमारे अंदर जिंदा है अभी भी, ये अर्थ हमें निरर्थक कभी नहीं होने देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि गांव की संस्कृति से, उन बातों से अपने आप को जोड़े रखें। और गोदान अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर एक बार पढ़ें। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे धरती कहे पुकार के।
अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए। जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। पास मेरे मतवाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छूले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने, आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने। हल चले एक हाथ में एक हाथ कलम को थामे, फिर तुझ पे शीश झुकेंगे सारे ही संसार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छूले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छूले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। AIR FM Gold, FM Gold। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां हैं आई। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण। पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण। मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी। नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। AIR FM Gold, FM Gold। ARFM गोल्ड और शब्द संसार, ऐसा लगता है कि बस संसार इसी में समेट के रह जाए तो फिर जिंदगी की कितनी परेशानियों से हम छूट जाएंगे। और जो व्यर्थ की बातों में हमारा समय कई बार ज़ाया हो जाता है वो ज़ाया नहीं होगा। अब एक और किताब की बात अगर हम करें, वैसे किताबें पढ़ना सबसे अच्छी आदत है दोस्तों, क्योंकि किताबें हमें बहुत सारी नई चीज़ों से जोड़ती हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखारती रहती हैं। हर बार हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जहन में जाता है और उसका चिंतन करते हैं। अब एक किताब जिसके नाम को पढ़ने के बाद ही ऐसा लगा कि अरे ऐसा भी कोई नाम हो सकता है, तो वो नाम है गुलाबी नदी की मछलियां। बहुत ही खूबसूरत और अलग नाम, गुलाबी नदी की मछलियां, जिसे लिखा सिनेवाली ने। नई पीढ़ी की ऐसी कथाकार हैं जो अपने
अनुभवों को, जो लोगों के अनुभवों को कहानी में बहुत कुशलता से ढाल रही हैं। और उनकी जो कहानियां हैं वो एक अलग तरीके से, अलग कोण से यथार्थ को पकड़ती हैं। ग्राम्य जीवन के दृश्य हैं और ऐसे दृश्य जिन्हें आज शायद हम भूल गए हैं, हमसे दूर हैं। और वहीं प्रेम, राजनीति, अपराध, षड्यंत्र, शोषण, संघर्ष, ये भी ऐसे दुर्लभ प्रसंग हैं जो वो ग्राम्य जीवन में लगातार इनके घटन को प्रदर्शित करती हैं अपनी किताबों में। और इसी अर्थ को निकालने वाली वो एक युवा रचनाकार के रूप में सामने आ रही हैं, एक विश्वसनीय आवाज बनकर हमारे साथ हैं। उन्होंने और भी लिखा है, जैसे रहो कांत होशियार या गुलाबी नदी की मछलियां, जो हम जिक्र कर ही रहे हैं, इत्रदान, दूल्हा बाबू। और अगर हम ठेठ देहात के सच को अभिव्यक्त करती कहानियों की बात करें तो ये सारी कहानियां हैं ही। साथ ही साथ अगर पारिवारिक सामाजिक स्थितियों को सामने रखें तो अतिथि है, अपने लोग हैं, अधचली है, बंटवारा है, ऐसी कहानियां भी हैं। तो जब युवा पीढ़ी साहित्य से जुड़ती है और अपने विचारों को अलग अलग तरीके से प्रकट करती है दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि आज भी हम बेशक आधुनिकता के नाम पर या सोशल मीडिया के नाम पर एक अलग तरह की जिंदगी जीने को बाध्य हो गए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से नहीं बदले हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना या इस बात को अपने जहन में रखना, जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शब्द संसार की हर कोशिश ऐसी ही होती है कि ये हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहे। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। दुश्मनों की तरह, मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं।
लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। AIR FM Gold, FM Gold। जी हाँ, शेर और शायरी की बातें, साहित्य की बातें, और यही सब शब्द जो हैं ये हमारी जिंदगी को रचते हैं। इनका जो संसार होता है वो हमें जिंदगी से ही जोड़ता है। अब अगर बात करते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी की, तो कल के दिन वो हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमारे जहन में हमेशा रहेंगे। प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत। अगर सच कहें तो उनकी गणना अगण्य पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है। हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के प्रति जो उनका अनुराग था, जो लेखन था, जो उसकी अभिरुचि थी, वो एक पत्रकार के रूप में जब वो उभरे उससे पहले ही दिखाई देने लगी थी। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ 24 दिसंबर को फिरोजाबाद में, और 1913 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद अध्यापन कार्य में जुट गए, फिर इंदौर में अध्यापन कार्य किया, और उसके बाद साहित्य सम्मेलन में जुड़े, और तब से साहित्य के संपर्क में आए, साहित्यकारों से जुड़े, और उसके बाद तो उनका जो साहित्य के प्रति रुझान था उसकी बात ही क्या, बस वो चलता ही रहा। उनके योगदान की बात करते हैं तो हिंदी भवन की स्थापना में बनारसी दास जी का प्रमुख योगदान था, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कृतियों की, तो राष्ट्रभाषा हुई, या फिर कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, प्रवासी भारतवासी, केशव चंद्र सेन, फिजी में भारतीय, फिजी की समस्या, हमारे आराध्य, सेतु बंध, साहित्य और जीवन। इस तरह से बहुत सारा दोस्तों उनका जो लेखन कार्य है, जो बहुत दुर्लभ संग्रह है, वो भी हमारे साथ है। और इस तरह से उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बारे में बहुत कुछ लिखा, उनकी समस्याओं को उजागर किया। तो उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, और हमें याद दिलाता है कि हम भारतीय होने के नाते चाहे कहीं भी रहें, लेकिन हमारी जड़ें जो हैं वो हमेशा यही हैं, और हमें वो पुकारती रहती हैं। जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी ओ जिंदगी मेरे घर आना आना, मेरे घर आना, जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी।
मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है दो कड़ी धूप है दो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना, जीना जिंदगी जिंदगी। जिंदगी मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। पता है मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मैं सांसों की रफ्तार से जान लूंगी, हवाओं की खुशबू से पहचान लूंगी, तेरा घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। मगर अब जो आना तो धीरे से आना, मगर अब जो आना तो धीरे से आना, यहाँ एक शहजादी सोई हुई है, ये परियों के सपनों में खोई हुई है। कदमों में इसको बिठा के जीना है जीना, जीना जिंदगी जिंदगी हो जिंदगी, मेरे घर आना आना, जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। भूपेंद्र जी की आवाज में फिल्म दूरियां का बेहद खूबसूरत गीत, जिसे जितनी बार सुनो ऐसा लगता है कि वाकई
जो घर है वो हमें कहीं ना कहीं बुलाता है। जब हम बहुत भाग दौड़ से थक जाते हैं तो घर ही है जो हमें सुकून के पल भी देता है। और अब शब्द संसार में चलते चलते बात आबिद सुरती की, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हिंदी गुजराती साहित्यकार और कार्टून पात्र डब्बू जी के सृजक। जन्म हुआ 5 मई को 1935 में। चित्रकार, कार्टूनिस्ट, व्यंग्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार भी। और उनकी विविध कला विधाएं ऐसी हैं जो जिंदगी के ढर्रे को तोड़ने का एक माध्यम बनती रही। और उनकी ये कोशिश जो थी दोस्तों, वो उनके चित्रों में नजर आती रही। स्वभाव से यथार्थवादी, फिर भी कहानियों में मानव मन की उड़ानों को शब्दांकित करते। व्यंग जो था वो ऐसा जो काल्पनिक भी और सपाट सच्चाई को प्रभावित करता भी, एक सजग सचेत कलाकार। और उनकी कहानियां जो कहीं ना कहीं हमें हमसे जोड़ती रहीं। और यही वजह थी जो उन्हें एक ऐसी पंक्ति में ले आई जहां पर कला सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जानने का एक माध्यम, जो बहुत कम रचनाकारों में नजर आता है। तो ये है आबिद सुरती। तो फिलहाल शब्द संसार में बातें बहुत सारी और रह गए, लेकिन फिर करेंगे। अभी पूनम को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप थोड़ी देर में सुन सकेंगे समाचार, तो पूनम चलती है, फिर मिलेंगे। तब तक प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, और यूं ही FM गोल्ड सुनते रहिएगा। नमस्कार।